अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली रज़ा, निबोश सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे निबोश IGC 1 एलिमेंट 1 के बारे में। मेन इस एलिमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और इसके आउटकम्स कौन कौन सी हैं। गाइस, इस एलिमेंट में आपको 3 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1, स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। Number 2, reason of maintaining good standard of health and safety. Number 3, role of national governments and international bodies to regulate health and safety. Guys, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या, इसका एम क्या है। Occupational health and safety is concerned with management and control of risk, which aim to, number 1, protect the people and employee who might be affected by the organization activities from risk to their health and safety. Number 2, provide and promote mental, physical and social well-being of the employee. Number 3, provision of adequate welfare facilities. Number 4, establish a management framework to implement the policies for the continuous improvement in health and safety. दोस्तों, ये 4 रीज़न है और एम कह सकते हैं आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। अब कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो हर सेफ्टी ऑफिसर को पता होने लाजमी है, जिसमें सबसे पहले आपकी हेल्थ, एब्सेंस ऑफ इलनेस, ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ कॉजेज कौन कौन सी होती है, जिसमें सबसे पहले एक्सपोजर टू हैजर्डस मटेरियल, नंबर 2 एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस डस्ट, इम्प्रॉपर मैनुअल हैंडलिंग, देन आपका एक्सपोजर टू वुड डस्ट एंड मैनी मोर। देन सेफ्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ इंजरी इज कॉल्ड सेफ्टी। एक्सीडेंट, an unwanted, unplanned, unforeseen event which result in a loss of some kind is called accident. Occupational accident की examples slip, trip and fall from height, contact with the machine moving part, contact with electricity। इस तरह की examples occupational एक्सीडेंट्स पे आ जाती है। देन इंसिडेंट एंड नियर मिस, एन अनवांटेड, अनप्लान, अनफोर्सीन इवेंट विच हैड पोटेंशियल टू रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम काइंड, इट्स कॉल्ड नियर मिस और इंसिडेंट। हैजर्ड, समथिंग और एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म people, property or environment is called hazard. Risk, the likelihood that harm will occur and the severity of harm is called risk. Welfare facilities, looking after the basic needs of employee to maintain their health and well-being, include clean drinking water, provision of clean drinking water, rest areas, eating areas, separate toilets for male and female, etc. ये होगी कुछ डेफिनेशंस जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल को लाजमी पता होनी चाहिए। रीजन ऑफ मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। गाइस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 2.3 मिलियन लोगों की एम्प्लॉयज़ की डेथ होती है ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये तकरीबन
6000 एम्प्लॉई हर रोज़ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। हर साल 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें से 160 मिलियन का रिजल्ट किसी ना किसी किस्म की इंजरी की, छोटी या बड़ी इंजरी की सूरत में होता है। दोस्तों, इतने बड़े नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट, इंजरीज और डेथ रेट को देखकर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीज़न है टू सपोर्ट गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। मॉरल, लीगल में ह्यूमैनिटेरियन रीज़न में आ जाता है कि अगर आप किसी को हायर करते हैं कि वो आपके लिए काम करे, तो ये आपका मॉरल रीज़न है कि आप उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का खास ख्याल रखें। लीगल रीज़न में टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन एंड कंपनसेशन क्लेम। अब बास कंट्रीज़ में दोस्तों ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉई की हेल्थ एंड सेफ्टी का खास ख्याल रखे। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने में नाकाम होती है, मैनेजमेंट ऐसा करने में नाकाम होती है, तो उस मैनेजमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीगली फाइन और सम केसेस जेल भी हो सकती है। फाइनेंशियल रीजन ऑफ मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ, उससे बचने के लिए भी हमको ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना लाजमी है। बैरियर्स टू गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, जहां हमने बात की मॉरल रीज़न, लीगल रीज़न, फाइनेंशियल रीज़न टू मेंटेन गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, वहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जो गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी अचीव करने में रुकावट पैदा करती है, जिसमें सबसे पहले आपकी कंपीटिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स। इसका मतलब यह है कि गिविंग प्रायोरिटी टू द प्रोडक्शन आवर सेफ्टी, फॉर एग्जाम्पल कैंसलेशन ऑफ द शेड्यूल मेंटेनेंस सेफ्टी वर्क सो प्रोडक्शन विल नॉट इंटरप्ट एंड high volume of products can be produced for the customer demand। आसान लफ्ज़ों में कि आप ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देती, उसका सारा कंसंट्रेशन प्रोडक्शन पर होती है। मिसाल के तौर पर आपका शेड्यूल मेंटेनेंस, सेफ्टी मेंटेनेंस इंस्पेक्शन होना था, ऑर्गेनाइजेशन कहती है कैंसिल कर दे क्योंकि इससे प्रोडक्शन इंटरप्ट होगी, क्योंकि हमें हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ताकि हम कस्टमर्स की डिमांड को पूरी कर सकें। देन कम्प्लेक्सिटी। गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन रोज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, सर्विसेज और सेफ्टी के दरमियान एक बैलेंस रखने के लिए उसको रोज़ाना किसी न किसी चीज़ की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की क्लियर कमिटमेंट और एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंट होना लाजमी है, ताकि इन सब चीज़ों को प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, सर्विसेज एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरा जा सके। Behavioral issue. Improper behavior put health and safety at risk, especially young worker and old worker। क्योंकि जो यंग वर्कर होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, तो वो रिस्क को काफ़ी लाइट लेते हैं। दोस्तों, जब कोई भी एक्सीडेंट होता है इन रीजंस की वजह से, इन बैरियर्स की वजह से, तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस मैनेजमेंट को तो नुकसान होते ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आपका आ जाता है जी मेंटेनेंस एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्लीन एंड क्लियरेंस ऑफ साइट, कॉस्ट फॉर द इंजर्ड पर्सन, sick leave, then increased in insurance premium,
ये तो होगी डायरेक्ट कास्ट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ती है, जबकि इनडायरेक्ट आपको टेम्परेरी लेबर, देन लॉस ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, then time spent with the local authorities, media and trade union, then training for that new person, that new labor and new employee. दोस्तों जहां ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं पर उस एम्प्लॉई के डिपेंडेंट, उसकी फैमिली को भी काफ़ी नुकसान होता है किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट की वजह से। अगर कोई एम्प्लॉई इंजर्ड या उसकी डेथ हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक सेफ्टी ऑफिसर का ये फर्ज नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों की एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी का खास ख्याल रखे, बल्कि एज अ ह्यूमन हम सब का फर्ज है कि हम दूसरों की हेल्थ एंड सेफ्टी का खास ख्याल रखें और दूसरों की लाइफ को रिस्क पर मत डालें। बेनिफिट ऑफ हैविंग गुड हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है फालतू में पैसे का ज़िया है, लेकिन उसको बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं वो बहुत कम ही हर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है। अगर बेनिफिट की बात की जाए तो सबसे पहले रिड्यूस्ड एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इल हेल्थ, देन सेकंड रिड्यूस्ड डैमेज टू इक्विपमेंट, थर्ड रिड्यूस्ड स्टाफ कंप्लेन। दोस्तों अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मैनेजमेंट का हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वहां पर स्टाफ की कंप्लेंट्स बहुत कम होंगे। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म, जब आपका स्टाफ हेल्थी होगा, सेफ होगा तो वो गैर हाजिरी कम करेगा। रिड्यूस्ड टर्नओवर, जब कंपनी, जब ऑर्गेनाइजेशन, जब मैनेजमेंट अपने स्टाफ की हेल्थ एंड सेफ्टी का खास ख्याल रखेंगे तो वो स्टाफ भी उस कंपनी को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाएंगे, मीन उनका टर्नओवर कम होगा। रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम, जब आपका एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेट कम होगा, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी कम रहेगा। रिड्यूस्ड फाइन्स एंड कंपनसेशन क्लेम, कंपनी को फाइन कम मिलेंगे, जो इंजर्ड पर्सन है वो मुआवजा कम मांगेगा उस इंजरी का, उस एक्सीडेंट का। देन जहाँ पर दोस्तों इतने फ़ायदे होंगे, वहीं पर आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगी, जो स्टाफ का मोराल है वो भी बढ़ेगा। जब कंपनी की रेपुटेशन और स्टाफ का मोराल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन ये भी बढ़ेगी। लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ इज द रूल दैट गवर्न अ सोसाइटी which intention to maintain social order, upholding justice and the prevention harm to individual and property. Purpose of law: control antisocial behavior, regulate behavior of society, resolve conflicts, set clear standard for behavior with penalties. दोस्तों ये तो बात होगी लॉ के बारे में कि आखिर लॉ है क्या और पर्पस ऑफ लॉ क्या है। अब देखा जाए अगर लॉ की टाइप तो लॉ दो तरह के होते हैं, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। जो सिविल लॉ है वो इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है वो स्टेट और सोसाइटी के दरमियान होता है। The aim of the civil law is to compensate an injured party suffered as a consequence of an accident, ill health or death. मेन जो सिविल लॉ का जो एम है, जो इसका मकसद है वो मुआवजा देना है किसी भी इंजर्ड पार्टी को जो कि किसी भी एक्सीडेंट, इल हेल्थ, इंजरी और डेथ के नतीजे में होता है। जो सिविल लॉ है वो डील करता है इंडिविजुअल और
ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। यहाँ सिविल लॉ में दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक फॉल्ट लाइबिलिटीज़ और सेकंड नॉन फॉल्ट लाइबिलिटीज़। फॉल्ट लाइबिलिटीज़, इस लाइबिलिटी में इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंजर्ड पर्सन टू प्रूव दैट द पर्सन हु कॉज द इंजरी हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Injured person need to prove they were on the duty of care. Duty of care was breached and that breach caused the accident or injury. They were on the duty of care. Number one. Guys, is the responsibility of the employer to provide safe place, safe plant, safe equipment, safe environment and competent person to carry out the work. If employer ये इस रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरता और कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को कोई इंजरी या उसकी डेथ होती है, तो फिर उस एम्प्लॉयर को उस चीज़ का मुआवजा देना पड़ता है उस इंजर्ड पर्सन को, उस इंजर्ड पर्सन को और उसकी या उसकी फैमिली को। ये तो होगी फॉल्ट लाइबिलिटीज। नॉन फॉल्ट लाइबिलिटीज, अंडर दिस सिस्टम इट्स कंसीडर दैट द एम्प्लॉयर इज लाइबल एंड द क्लेमेंट हैड नॉट प्रूव द नेग्लिजेंसी। मेन जो इंजर्ड पर्सन होता है उसके पास ये प्रूव नहीं होता कि जो एम्प्लॉयर है उसकी मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट, इंजरी या डेथ हुई है। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ का। द एम ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू पनिश एंड डेटर द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेविंग इन अ वे द सोसाइटी हैज डिसाइडेड अनएक्सेप्टेबल and considered as a crime by the society and prosecuted by the state. मेन क्रिमिनल लॉ का जो एम है, इसका मकसद है वो दूसरों ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को पनिश करना है उस कंडीशन में कि जब वो बिहेविंग इन अ वे विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं तो फिर उनको पनिशमेंट करना है क्रिमिनल लॉ का एम और मकसद। अब बात करते हैं रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में जो रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी है टू रेगुलेट हेल्थ एंड सेफ्टी, वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कौन सी। इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर यूजली द गवर्नमेंट बॉडीज विच आर गिवन पावर टू डील विद ब्रीच द रेगुलेशन, ब्रीच टू लेजिस्लेशन एंड सिचुएशन विच दे थिंक आर अनसेफ। अब जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं वो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ दो तरह का एक्शन ले सकती है, जिसमें सबसे पहले इनफॉर्मल एक्शन एंड फॉर्मल एक्शन। इनफॉर्मल एक्शन में प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस एंड गाइडेंस और इफ नेसेसरी रिटन एडवाइस विदाउट टेकिंग फर्दर एक्शन। एंड फॉर्मल एक्शन including issuing warning, use as a evidence in the future, issuing legal mandates to the stop unsafe activities immediately, issuing legal mandates to right unsafe activities, issuing fine to the individual and the company, etc. guys, अभी तक हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, रीज़न क्या है मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, देन बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, लॉ एंड रोल ऑफ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। यहाँ पर आपका एलिमेंट 1
क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर की। आखिर एक एम्प्लॉयर, एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट health and safety and welfare of their employee and other who might be affected by their business. Then carry out the risk assessment. Number 3, provide adequate training, information, instruction about the workplace and the monitoring and the supervision of the employee. Number 4, consulting with the employees on a health and safety issues. 5, provide adequate personal protective equipment, selection of the competent person, making health and safety policies, provision of welfare facilities, then emergency and first aid facilities, and investigating and reporting of any accident, incident और near miss. गाइस ये तो बात होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके राइट्स कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो सबसे पहले ही need to take care about his health and other who might be affected by his action or inaction. He need to follow the instruction of the site. He never misuse any facility provided by the employer. The rights of the employees अगर देखे जाए तो उसमें सबसे पहले जो right है, provision of the workplace which is safe to work without risk of any accident or incident. Then second, stop or leave the work if they are thinking it's not safe to do. 3, consult with employer on a health and safety issues. If they still thinking or if they still have the concern with the local authorities on health and safety issues. दोस्तों यहाँ पर हमारा IGC 1 एलिमेंट 1 क्लियर होता है। मीन इसमें हमने पढ़ा स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। नंबर 2, reason of maintaining good standard of health and safety. Then number 3, law and the role of the national government and international bodies to regulate health and safety. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूंगा। और मैं यकीन करता हूँ कि IGC 1 एलिमेंट 1 में जितने भी आपके टॉपिक्स थे, जितने भी डाउट्स थे, वो सब मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, और अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में से कोई पर्सन हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स कर रहा है और आप समझते हैं कि ये उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।